हेलो एवरीवन। बेटा मेरा नाम है मोहित मित्तल एंड आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय मोहित सर। बेटा देखिए, इस चैनल के अंदर हम लोगों ने 11th और 12th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की वीडियो लेक्चर्स मैं आपके सामने यहाँ पे डालूंगा। रेगुलरली मैं आपको लाइव स्ट्रीम करके वीडियो लेक्चर्स डाला करूँगा और इससे मेरा मकसद ये है, एक्चुअली मैं आजकल फ्री हूँ थोड़ा टाइम के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प करूँ। तो जितने भी बच्चे 11th क्लास में हैं करंटली, वो लोग तो इस वीडियो लेक्चर्स को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सुन सकते हैं। और जो बच्चे 12th क्लास में हैं, देखिए उनको जब रिवीजन करनी होगी, है ना, जब एग्ज़ाम आपके पास में आते हैं जेई मेंस के या फिर जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके एग्ज़ाम जब पास में आएंगे तो तब आप इन लेक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर योर रिवीजन पर्पस। ठीक है, क्योंकि कई बार रीड नहीं होता है, समझ नहीं आता है, तो आप लोग जो है लेक्चर्स को देखकर अपने जो टॉपिक्स जितने भी डिफ़िकल्ट हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो स्टार्ट करना है बेटा, आज हमारा पहला टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। सो वी विल स्टार्ट विद मोल कॉन्सेप्ट। देखो, इस वीडियो के अंदर हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ना हमने ये डिस्कस करना है कि एक मोल, देखो हम लोग ऐसा नहीं है कि फ्रॉम द वेरी बेसिक हम लोग डिस्कस करना शुरू कर दें। ठीक है, हमें वो चीज़ें चाहिए जो हमारे कंपटीशन को सॉल्व, जेई का पेपर या नीट के पेपर को या एनटी के जितने भी पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स चाहिए ताकि हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो हम वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट में पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा वो है, देखो सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यार ये वन मोल कितना होता है, व्हाट डू वी मीन बाय वन मोल। देखो, आप लोगों ने सुना होगा, है ना, जैसे आपने सुना होगा 1 डजन। कैन यू टेल मी हाउ मच इज 1 डजन? हाउ मच इज 1 डजन? क्या जैसे किसी भी 12 पार्टिकल्स का जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, 1 डजन। सिमिलरली आपने सुना होगा 1 पेयर। व्हाट इज 1 पेयर? कैन से कलेक्शन ऑफ 2 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 पेयर, है ना। तो सिमिलरली 1 मोल क्या होता है बेटा, 1 मोल जो होता है ये एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है और इतने बड़े नंबर की जो कलेक्शन होती है उसको हम 1 मोल बोल देते हैं। तो बेसिकली 1 मोल जो होता है जिसको हम जनरली एवोगाड्रो नंबर से लिखते हैं, सो बेसिकली क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब बेटा ये एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखो इसको एवोगाड्रोज नंबर को वैसे लिखने का तरीका क्या होता है, हम उसको एन ए लिखते हैं और ये वैल्यू होती कितनी है, ठीक है, एन ए इज वॉट, एवोगाड्रोज नंबर। अच्छा एक और बात बेटा, आप लोग साइमल्टेनियसली अपने नोट्स बना सकते हैं, इसको बनाइए, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग नोट्स अपने बनाते रहिए। ठीक है, तो एवोगाड्रोस नंबर एन ए जो होता है वो कितना होता है बेटा, देखो इसको वैसे हम 6.023 इंटू 10⁻23 होता है ये नंबर, है ना। आप सबने 9-10 से आप ये नंबर जो है सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन बेटा देखिए ये जो नंबर है, फॉर द केस फॉर द सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस नंबर में सिर्फ 6 वाला फैक्टरी लेके आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं, यानी कि 6 इंटू 10⁻23 लेके हम क्वेश्चंस कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फिर डेसिमल प्लेसेस को सॉल्व करना भी एक डिफिकल्ट टास्क होती है ना। और जब कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है तो फिर इतने डेसिमल प्लेसेस तक जाने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट डिजिट लेके ही इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा अब कुछ और डेटा भी हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, जैसे कि बेटा सबसे पहले हम एक डेटा लिखेंगे। देखो आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रॉन का मास, तो कितना होता है बेटा मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आपको पता ना एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, तो कोई मुझे बता सकता है हाउ मच इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास? इट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देखो हम लोग ना ऐसा यूनिट्स में लिख रहे हैं और ग्राम्स में लिख लेते हैं, ग्राम्स में कितना हो जाता है, इट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। ग्राम्स में करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राम्स में आ गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है इन ग्राम्स। ठीक है, ये हमने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके, ठीक है, इस ये इलेक्ट्रॉन के मास को हमने फाइंड आउट किया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा सिमिलरली कोई मुझे बता सकता है हाउ मच इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन? 1 प्रोटॉन, अब आपको पता प्रोटॉन एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होते हैं,
तो इलेक्ट्रॉन का मास तो ये है, और बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, ठीक है ना। और ये वैल्यू कितनी होती है, दिस इज इक्वल्स टू, बेटा दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये इतनी आती है वैल्यू, जिसको अगर हम ग्राम्स में लिखना चाहें ये आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है। सो दिस इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन, या यही जो होता है ये मास ऑफ वन न्यूट्रॉन भी होता है। इज दैट फाइन, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, चलो आप सबने वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, राइट डाउन, क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ, देखो सब लोगों ने क्वेश्चन ट्राई करना है बेटा, ऐसा नहीं है कि बैठ जाना है कि सर अपने आप आंसर बताएंगे, हाँ मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपको, लेकिन आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना। देखो ये जो 11th-12th की स्टडीज़ है ना, इसमें आपकी सेल्फ प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा मैटर करती है कंपेयर टू मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा हो सकता है बहुत सारे टीचर्स बताएं, लेकिन हमारे लेक्चर्स के अंदर क्या होगा, मैं साइमल्टेनियसली बीच में क्वेश्चंस डालता जाऊंगा, क्वेश्चंस करते जाएंगे, ताकि हमें उन चीज़ों को अप्लाई करना भी आता जाए, ठीक है। लेक्चर्स हम छोटे रखेंगे, हार्डली हाफ एन आवर, बट क्वेश्चन जो है हम लोग इंक्लूड करके रखेंगे, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहे। लेक्चर छोटा रखने का कारण ये है कि थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे हम लोगों का, ठीक है ना, ऐसा ना हम बोर हो जाए। ओके, तो यस, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ, यस, इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स। बेटा इन दोनों का हम लोगों ने मास निकालना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास भी निकालना है और 1 मोल प्रोटॉन्स का मास भी निकालना है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। चलिए आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो लेट्स सी कितना आंसर आता है। बेटा आंसर निकाल लेंगे कैसे, बेटा आपको तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये वही बेटा यूनिटरी मेथड लगाना है आपने। एक सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, जो मैंने आपको बताया था 9.1 इंटू 10⁻31 kg, या चलो ऐसा करते हैं ग्राम्स में ही कर लेते हैं, बिकॉज इतनी छोटी वैल्यूज है ना, तो ग्राम्स में ही हम कर लेते हैं इसको, तो आ जाएगा -28 ग्राम्स। तो बेटा 1 मोल के लिए हमने तो 1 मोल का निकालना, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आपको मैंने 1 मोल बताया था कितना होता है, आपको पता है मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू 1 मोल, और 1 मोल कितना होता है बेटा, मैंने आपको बताया था 6.023, है ना, 10⁻23, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको 6 ही ले लेंगे, ये वाली जो क्वांटिटी है एवोगाड्रोस नंबर में, इसको हम 6 ही मान लेते हैं। तो अगर हम इसको 6 ही मान लेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहने से इट विल बिकम 54.6, दिस इज दिस 6 9 द 54, तो ये आ जाएगा 54.6, ठीक है। 54.6 इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा बेटा, कहने से -5 ग्राम्स, यस और नो। अच्छा एक ना मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, हमेशा जब भी, अब क्योंकि अब आप साइंस में आ गए हो, तो साइंस में हमेशा जो वैल्यूज़ होती हैं उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आपका जो डेसिमल है, राइट, उस डेसिमल के लेफ्ट साइड पे हमेशा एक ही नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द साइंटिफिकली, किसी भी नंबर को साइंटिफिकली लिखने का तरीका क्या होता है कि जो डेसिमल है, इस डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक ही नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है ना, हम इसको 1 बनाएंगे अब, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका है साइंटिफिकली नंबर को कोट करने का। तो क्या बन जाएगा, ये कैन से वी कैन राइट इट एज 5.46। हाँ जी बेटा, अगर डेसिमल को आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो कैन से पावर जो होती है वो 1 से बढ़ जाती है, तो -5 में अगर हम 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, कैन से -4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास है। तो बेटा अब देखो ये जो मोल है ना, ये इतना बड़ा नंबर होता है कि जनरली इस मोल को हम लोग यूज़ करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। सब एटॉमिक पार्टिकल जो मतलब एटम या एटम से छोटे जो पार्टिकल होते हैं, एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल जो गया है, सब मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स के लिए आप कह सकते हैं। हम ये जो क्वांटिटी है इसको सब मॉलिक्यूलर मतलब जो मॉलिक्यूल्स लेवल पे बात करते हैं, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, है ना, इनके लेवल पे जब हम बात करते हैं तो हम लोग मोल की क्वांटिटी को यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ये बेटा, ये ना इतना बड़ा नंबर है। मैं आपको इसका कितना बड़ा नंबर है इसके ऊपर बेस्ड भी एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन पहले चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं।
तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। अब बेटा मास ऑफ, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, देखो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, हमने लिखा था ना 1.67 10⁻⁻⁻² ग्राम्स, है ना। तो 1 मोल के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से 6.02 10⁻23। तो इसको सॉल्व करो बेटा, ये बन गया 1.67 इंटू 6, ये अप्रॉक्सीमेटली आ गया बेटा 10, और ये बन गया 10⁻⁻1, है ना। तो कहने से ये कितना आ जाएगा, कहने से 1 ग्राम्स, है ना। तो 1 मोल प्रोटॉन का बेटा जो मास होता है, या फिर आप 1 मोल न्यूट्रॉन का मास भी, क्योंकि बराबर ही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, तो 1 मोल प्रोटॉन का मास और 1 मोल न्यूट्रॉन का मास दोनों किसके बराबर होते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। इज दैट फाइन। तो ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल प्रोटॉन्स या 1 मोल न्यूट्रॉन्स का मास किसके बराबर होता है, 1 ग्राम के बराबर होता है। मैं बताऊंगा अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, अब हमने एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि मोल कितना बड़ा नंबर है, हाउ कैन वी जज दैट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। इससे आपको आइडिया लगेगा यार मोल तो बहुत बड़ा नंबर है ना। वी विल डिस्कस कैसे होता है ये, कैसे आप इसको फील कर सकते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, देखो इफ यू आर गिवन, बेटा लेट्स सपोज आप ना बहुत बड़े बिलियनियर ट्रिलियनियर बन जाओ, बहुत अमीर हो जाओ, मतलब अनलिमिटेड पैसा हो जाए आपके पास, ठीक है। मतलब इतना पैसा हो जाए कि लेट्स सपोज आपके पास पैसा 1 मोल जितना पैसा हो जाए, ठीक है ना। इफ लेट्स सी इफ यू हैव, सॉरी, इफ यू आर गिवन मनी, आपको मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पैसे दे रहा हूँ, लो। इफ यू आर गिवन मनी टू स्पेंड एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ बोलो कितना, 1 बिलियन, 1 बिलियन रुपीज पर सेकेंड। देखो इफ यू आर गिवन मनी टू स्पेंड एट द रेट ऑफ 1 बिलियन रुपीज पर सेकेंड, अगर मैं आपको 1 बिलियन रुपीज पर सेकेंड स्पेंड करने के लिए दे दूं, ठीक है, इतना पैसा दे दूं कि आप 1 बिलियन रुपीज पर सेकेंड स्पेंड करो इस रेट से, देन हाउ मच टाइम is required to spend 1 मोल ऑफ रुपीज। चलो अच्छा, अब बेटा 1 मोल रुपीज को आपने स्पेंड करना है, तो कहता है कितना समय लगेगा आपको इसको स्पेंड करने के लिए, अगर आप 1 बिलियन रुपीज पर सेकेंड के हिसाब से स्पेंड कर रहे हो। वीडियो पॉज करिए एंड ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस विल मेक यू रियलाइज, है ना, कितना बड़ा नंबर है 1 बिलियन। व्हाट 1 बिलियन कितना होता है पता है आप सबको, हाउ मच इज 1 बिलियन। चलो सॉल्व करते हैं, कितना होता है 1 बिलियन। बेटा 1 बिलियन इज, देखो 1 मिलियन कितना होता है आपको पता ना, 1 बिलियन इज 10⁻⁶, और 1 बिलियन कितना हो जाएगा फिर अकॉर्डिंगली 10⁻⁹। तो आपको इतने रुपीज पर सेकंड स्पेंड करने हैं, तो कह रहा है 1 मोल को रुपीज को स्पेंड करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम रिक्वायर्ड टू स्पेंड 1 मोल ऑफ रुपीज इज इक्वल्स टू, देखो क्या कितना होगा, कहने से 1 मोल ऑफ रुपीज 6.02 10⁻23 अपॉन द रेट, इतना हमने पर सेकंड करना है, तो इतने सेकंड्स हमारे लगेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 बाय ये आ गया, हाँ 6 इंटू या 6.02 इंटू 10⁻, कहने से 9 ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है, तो 23 माइनस 9 14, तो इतने सेकंड लगेंगे। अब हो गया यार इतने सेकंड, अच्छा तो ये कितना हो गया टाइम, अगर हम इसको रियलाइज़ करना चाहिए टाइम कितना हो गया, तो बेटा मैं आपको ना एक डेटा देता हूँ, उस डेटा को आप याद रखिएगा कि 1 ईयर जो होता है ना, 1 ईयर, एक ईयर में पता है कितने सेकंड्स होते हैं, एक ईयर में पता है कितने, कैसे निकालोगे, 1 मिनट में कितने होते हैं 60, ठीक है, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है, और कितने कितने आवर्स होते हैं एक डे में बेटा 24 आवर्स, और कितने डेज होते हैं एक साल के अंदर 365, तो इतने सेकंड्स होते हैं एक साल के अंदर, जिसको अगर आप सॉल्व करते हैं बेटा ये वैल्यू आती है 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स। तो अगर आप एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं आप याद रखना चाहते हैं, तो आप ये डेटा याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कन्वर्जन बेटा देखो जेई में ना बड़ी हेल्प करती है वाली कन्वर्जन,
ठीक है, सेकंड्स को कई बार ईयर में कन्वर्ट करना पड़ जाता है, तो आपको ये कन्वर्जन थोड़ी सी अगर पहले सुनी होंगी तो आप कर सकते हैं। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, सेकंड्स को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसको, मैं इसको 6.02 इंटू 10⁻14 सेकंड्स है, तो इसको एक साल में कितने सेकंड्स हैं उससे डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। तो कितना आ गया 3.15 इंटू 10⁻7। तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करेंगे 10⁻7, ये माइनस लग रहा है, हाँ 7। तो बेटा इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, दिस विल कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 1.9 इंटू 10⁻, बन गया बेटा ये 7 ईयर्स। तो पता कितने ईयर्स हो गए, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 19 मिलियन ईयर्स। तो आपको इतने ईयर्स लग जाएंगे अगर आप 1 बिलियन पर सेकंड के हिसाब से पैसा खर्च करना शुरू कर दें, तो 1 मोल ऑफ रुपीज़ को स्पेंड करने के लिए। तो जस्ट इमेजिन द लार्जनेस ऑफ दिस नंबर, ह्यूजनेस ऑफ दिस नंबर, ठीक है ना। तो ये इस नंबर की पावर है 1 मोल। तो आई होप 1 मोल क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं ये आप सबको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब एक दो टर्म्स हम लोग और डिस्कस करेंगे और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म में बेटा नेक्स्ट टर्म हम लोगों ने सीखनी है, आपने ये भी छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, पर जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बट एक टर्म होती है, आपने सुना होगा एटॉमिक नंबर, है ना। बेटा एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय जेड, हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम या इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, है ना। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अब बेटा एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेट्स सपोज जैसे कोई एटम है एक्स, ठीक है ना, ये कोई एटम है, उसका सिंबल है ये, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हमेशा हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, मतलब कि उसके नीचे लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो अगर ये कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट एक्स, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का लिखना है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1, मुझे ऑक्सीजन का लिखना है, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 8, राइट। क्लोरीन का क्या हो जाएगा 17, फ्लोरीन का क्या हो जाएगा 9, एटसेट्रा। तो मतलब कि हमेशा एटॉमिक नंबर हम कहाँ लिखते हैं, दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एट द बॉटम ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। इज दैट फाइन। और होता क्या है, क्लियर हो गया आपको, इसको नोट करते रहना बेटा आप साइमल्टेनियसली। अच्छा नेक्स्ट है बेटा हम लिखेंगे मास नंबर, मास नंबर। बेटा मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए से, ठीक है। कहीं पर भी जैसे ए लिखा होता है तो मतलब मास नंबर था। तो ये क्या होता क्या, सो बेटा देखो मास नंबर जो है ना, ये एटम्स के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इनके सम को हम लोग उसका मास नंबर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मास नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ या द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom is called mass number, is called mass। बेटा इसको हम मास नंबर बोलते हैं। और बेटा मास नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मास नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक्स एलिमेंट है, तो मास नंबर को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सो इफ दिस इज द एलिमेंट तो मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मास नंबर लिखना है हाइड्रोजन का, तो बेटा हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो H1। अच्छा फ्लोरीन का लिखना है मास नंबर 19, ऑक्सीजन का लिखना है मास नंबर 16, कार्बन का लिखना है मास नंबर 12, एटसेट्रा। तो इस तरह से मास नंबर बेटा हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं। तो इस तरह से अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखना होता है कंप्लीटली, तो ऊपर मास नंबर नीचे उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर नीचे उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर नीचे उसका एटॉमिक नंबर। ये दिस इज द प्रॉपर सिंबल ऑफ एन एटम या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल ऑफ द एटम। तो बेटा मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपको क्लियर होगी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा अब देखो कुछ ना, अब एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर होते हैं और जिनके मास नंबर
और एटॉमिक नंबर हमें पता होने चाहिए, ठीक है। ये 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी है और 11th जो 12th कर रहे हैं उनके लिए भी। तो वो कुछ मैं एलिमेंट्स लिखवा देता हूँ जिनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उनकी लिस्ट बना लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि बेटा हाइड्रोजन तो हम सब जानते हैं, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम का बेटा मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। ऐसे ही अगर हम बात करें लिथियम की, बेटा लिथियम का मास नंबर जो होता है वो 7 होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। सिमिलरली बेरिलियम मास नंबर 9, एटॉमिक नंबर 4, ठीक है। बोरॉन 11 5, ठीक है। कार्बन 12 6, उसके बाद नाइट्रोजन 14 7, ठीक है। ऑक्सीजन 16 8, फ्लोरीन 19 9। अब बेटा देखो कुछ याद रखना है। अब देखो ऐसा नहीं कि आपको एक साथ ही याद हो जाएंगे, लेकिन व्हेन वी डिस्कस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दैट, तो फिर हमें ऑटोमेटिकली अगर हम रेफर करते रहेंगे ये टेबल को, ये वाला पूरा जो चार्ट है, तो आपको हमेशा धीरे धीरे करके याद होते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नियोन 20, सोडियम, सॉरी 10 आना चाहिए, यस, सोडियम 23 एंड 11, मैग्नीशियम 24 एंड 12, अच्छा एल्यूमिनियम 27 एंड 13। बेटा मेरे साथ साथ नोट करते जाओ और याद भी होते जाएंगे। देखो लिखने हैं नोट्स, नोट्स आपको बनाने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिलिकॉन 28 एंड 14, फॉस्फोरस 31 एंड 15, अच्छा सल्फर 32 एंड 16, क्लोरीन, बेटा क्लोरीन का 35.5 होता है। मैं बताऊंगा फ्रैक्शनल क्यों होता है अभी लेटर हो, ठीक है। अभी अब लिख लो आप बस। आर्गन 40 एंड 18, अच्छा पोटेशियम 39 एंड 19 एंड कैल्शियम 40 एंड 20। अब देखो ये तो मैंने एटॉमिक नंबर 1 to 20 वाले आपको सारे एलिमेंट्स लिखवा दिए। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारी स्टडीज़ के में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें बेटा पहले आता है क्रोमियम 52, ये होता है 24, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपको मिलेंगे। आयरन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है 56 एंड 26, ठीक है। इसके अलावा मैंगनीज, बेटा ये भी मैं देखो, ये मैंने ना आपके सामने लिस्ट जो है ये मैं कहीं से देख के बना रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। कॉपर बेटा बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली आता है 63.5 एंड 29, जिंक 65 एंड 30, वेरी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। दे अकर वेरी फ्रीक्वेंटली इन द क्वेश्चंस, राइट। और वो क्वेश्चन वाले ना आपको देते भी नहीं है। ब्रोमीन का 80 35, आयोडीन 53 एंड 127, देखो ये ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब का मैंने आपको दे दिया। सिल्वर 108, ठीक है, एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर। और बेटा इसका एटॉमिक नंबर देखो, ये आपका ना कॉपर के नीचे आता है। कॉपर का 29 होता है, तो उसमें 18 डाल दीजिए आप। 29 प्लस 18 कितना हो गया, 47, राइट। तो सिमिलरली बेरियम 137, एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा 456, ठीक है। सिमिलरली लेड, लेड का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 2, मास नंबर होता है 207। एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर इसका हो जाता है, कार्बन फैमिली का मेंबर है ये बेटा। देखो कार्बन मैं आपको बताता हूँ कैसे आप निकाल सकते हो। अगर बाई चांस आपको ये पता ना किस फैमिली का मेंबर है, तो आप निकाल भी सकते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो कार्बन का 6 होता है ना, तो 6 में आप 8 ऐड कर दो, कितना हो गया 14। 14 में फिर आप ऐड कर दीजिए 18, 32। 32 में फिर आप 18 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 50। 50 में वो आप 32 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 82। तो इसका एटॉमिक नंबर है 82। तो ये आपको पता नहीं, आपको 8 8 18 18 32, दीज आर व्हाट, दीज आर मैजिक नंबर्स, ठीक है ना। ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो आप उससे एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं, आपको कि यार ये कैसे कर लिया आपने, ये हम डिस्कस करेंगे बेटा। एक चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स, लेकिन अभी तो हम लोग इसको बस नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी हमने इसे स्टार्ट किया है। सो आज के लेक्चर में बेटा देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने मोल क्या होता है, 1 मोल क्या होता है, और मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, और मोल की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, ठीक है। अब बेटा बेस्ड ऑन दिस देर आर फ्यू क्वेश्चन जो कि आप मेरे ना टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये नोट्स भी मिलेंगे और आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं लिंक दे दूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी वीडियो ये वाली, तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।
So that is all for today. Thank you everyone.